स्टूडेंट्स जो है, आज मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। और केमिकल बॉन्डिंग में नीट में हर साल जो है 3 क्वेश्चंस आता है। आपको कैसे पढ़ना है ये तरीका होना चाहिए। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग में जो है मोस्टली आप बॉन्ड पढ़ते हैं, अगर आप बॉन्ड पढ़ेंगे तो इसकी यूज बहुत है, जैसे ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में। और इस बार देखो क्वेश्चंस कितने सिंपल आए थे, यानी बॉन्ड से ही रिलेटेड सवाल आए थे। जैसे बॉन्ड के बारे में पूछा था तो हमारा ट्रिक भी है और वो ट्रिक डायरेक्ट पूछा हुआ था। तो पहले आपको हम बेसिक बताएंगे, फिर उसके बाद में हम आपको बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले जो है हम लोग पीरियोडिक टेबल्स के बारे में थोड़ा जान लें। जैसे अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो फर्स्ट ए होता है ग्रुप और सेकंड ए होता है। फर्स्ट ए में अगर आप देखेंगे तो आपके पास हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रिबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम। सेकंड ए में देखेंगे अगर आप तो अगर आप देखते हैं तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है और रेडियम। जो है आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि अगर हम फर्स्ट ए है, सेकंड ए है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे डी ब्लॉक है, फिर पी ब्लॉक है। तो सबसे बेसिक चीज़ ये जान लीजिए कि आपके पास पीरियोडिक टेबल है, इसमें एलिमेंट्स हैं। अगर आप देखेंगे तो इनका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी 1 होता है। अगर आप देखेंगे पी ब्लॉक में तो आपके पास हीलियम है, 0 ग्रुप में रखा है और इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। फिर अगर आप आएंगे लिथियम पे आएंगे तो 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है। ऐसे ही आप एटॉमिक नंबर देख सकते हैं। हम सिंपल बात करते हैं हाइड्रोजन की या पूरे पीरियोडिक टेबल किसी की बात करें तो उसमें क्या होता है, उस एलिमेंट के पास अपना न्यूक्लियस होगा और इसके पास सेल होता है। और जो ये सेल होता है ये इनफाइनाइट सेल होते हैं। अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन के पास कितने सेल हैं तो आप कहेंगे इनफाइनाइट सेल होता है। एटॉमिक नंबर से कोई मतलब नहीं कि एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 सेल होगा, नहीं। एटॉमिक नंबर से कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम किसी की बात करेंगे तो उसका अपना न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होते हैं और ये सेल होता है। और सेल की बात करते हैं तो ये सेल होता है और सेल कितने होते हैं, इनके नंबर इनफाइनाइट्स होते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको पढ़ते हैं तो मेरे पास पीरियोडिक टेबल में अगर हम पीरियड की बात करते हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे तो ग्रुप कहते हैं, अगर आप इधर जाते हैं तो इसे पीरियड कहते हैं। तो मेरे पास 7 पीरियड्स होता है। जैसे ये फर्स्ट पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये 7 पीरियड है। ये जो पीरियड आप बोलते हैं ये पीरियड यही सेल नंबर होता है। अगर आप नंबर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये 7, ये आपके यही पीरियड्स हैं। इसी सेल को हम पीरियड बोलते हैं। अब मेरे पास पीरियोडिक टेबल में जो है 7 पीरियड हैं, इसलिए हम 7 पीरियड तक पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सेल या पीरियड कितने हो सकते हैं तो इनफाइनाइट। तो अगर आपसे कोई पूछे हाइड्रोजन के पास कितने सेल हैं तो इनफाइनाइट बोलना होगा। कुछ लोग बोल देते हैं 1 सेल है, ये गलत है। तो बेसिक चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक जानना है तो देखो क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। अगर आप सेल को डिवाइड करते हैं, अगर सेल की बात किया जाए तो सेल की बात करेंगे तो ये सेल है। अगर आप सेल को ओपन करते हैं तो उसमें आपको मिलेगा सबसेल। सबसेल को ओपन करोगे तो उसमें मिलता है ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है
तो आप तुरंत बोल देते हैं कि सेल के अंदर पाया जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन सेल भी है, ऑर्बिटल भी है, तो आपका आंसर होगा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप इस ऑप्शन को बोल सकते हैं कि सेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर आप उसमें ऑर्बिटल और सब सेल नहीं होता है। अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास कितने सेल हैं, तो अगर आप नंबरिंग करेंगे तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, आप सो आना ऐसे इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। लेकिन हमें पढ़ना है 7 पीरियड तक, तो हम 7 तक पढ़ते हैं। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो आपके नंबर जो हैं इनफाइनाइट तक होते हैं। तो अगर हम तुमसे कहें कि कितने सेल होते हैं, तो इनफाइनाइट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि सब सेल कौन कौन होते हैं, तो आप कहते हैं S P D F G H। आपके पास सब सेल जो होगा वो G और H भी होता है। लेकिन हम लोग जो है, क्योंकि हमें नीट का प्रिपरेशन करना है या जेई मेंस करना है, जेई करना होता है, तो हमारा जो ये लेवल है एग्ज़ाम का वो NCERT 11-12 से सवाल आते हैं। तो 11-12 से सवाल जब आते हैं तो हम जो पढ़ते हैं वो हम F तक पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हाउ मैनी टाइप ऑफ सब सेल, तो आप सबको नाम देंगे, यानी S P D F G H तक बोलेंगे। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पढ़ना होगा कि ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं कि S में जो होता है एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 होते हैं, D में जो है आपका 5 होता है, F में जो होता है 7 होता है, और G में होता है 9 होता है, और H में 11 होता है। कैसे याद करेंगे? एक तरह का ये ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9 11 ऑड नंबर है। इनके बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 2 का डिफरेंस है इनके बीच में, यानी सबके बीच में 2 का डिफरेंस है। ऑड नंबर याद कर लीजिए, या डिफरेंस अगर देखना देख लीजिए। अब इसको अगर हमें पढ़ना होता है ना, तो ये जो है अगर आपसे पूछा जाए S कैसा है, स्फेरिकल होता है, P कैसा होता है, डम्बल शेप होता है, D कैसा होता है, डबल डम्बल होता है, F कैसा होता है, इसको हम कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब जो चीज़ हम एक्सप्लेन ना कर पाएँ, हिंदी भाषा में उसे जटिल कहते हैं। जैसे आप कहीं रहते हैं तो कहते हैं हम फला कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, फला अपार्टमेंट में रहते हैं, तो कोई तो बता दो कैसा दिखता है, ये तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो एक जैसा, अगर मान लो 14 मंजिल का बना हुआ तो एक जैसा होता है, तो उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो उसे अपने वर्ड में क्या यूज कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स, या अपनी भाषा में यूज कर लेते हैं कि भैया ये अपार्टमेंट है। लेकिन अगर आप घर की बात करते हैं, कहाँ रहते हो, घर में, तो उसे बता देते हो कि मेरा घर ऐसे बना है, बालकनी है, ये है, छज्जा निकला है, बता देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे जो हम लोग अपने तरीके से पढ़ने के लिए इस ऑर्बिटल को हम लोग ऐसे फॉर्म में बना लेते हैं डब्बा की तरह, कि भैया इसमें जो होता है एक डब्बा होता है, लेकिन होता ये बेसिकली स्फेरिकल होते हैं। P में कितना होता है, इसको अपने लिए पढ़ने की सुविधा के लिए इसको हम बना लेते हैं, ऐसे डिब्बे बना लेते हैं 3। इसके लिए आप करते हैं, बना लेते हैं 5। इसके लिए हम लोग कर लेते हैं 7। ये बाकी इसका जो होगा, इसमें 9 होता है, इसका 11 होता है। तो हमें पढ़ना है यहाँ तक, तो इसके आगे आप चाह सकते हैं, जैसे ये डिब्बा बना है तो ऐसे आप यहाँ पे 9 डिब्बा बना लेंगे, ऐसे 11 बना लेंगे। लेकिन ये मेरे कोर्स में नहीं है, हमें F तक पढ़ना है तो बना दिए। अब अगर आपसे कहा जाए कि S में के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कैसा होगा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप 3 में कितने होते हैं, जिसका डबल कर लीजिए 6, तो 6 में देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और 3 इलेक्ट्रॉन जो होता है एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे अगर ये 5 है तो 5 का डबल 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन होता है D में, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा और 5 इलेक्ट्रॉन जो होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है।
ऐसे आप 7 का डबल करेंगे तो होता है 14, और 14 में जो है 7 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा और 7 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। ये इसका बेसिक हो गया। इसको बनाएंगे, इसमें 9 ऑर्बिटल कर लेंगे और 9 का डबल करेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा इसका डबल करेंगे तो इसमें 18 होता है और इसका डबल करेंगे तो 22 होता है। लेकिन नीचे वाले हमको नहीं पढ़ना है। अब ये तो हो गई बहुत बेसिक चीज़ें। अब हम इनको जो है कैसे सिस्टेमेटिक, जैसे मान लो कोई आप एक रूम लेते हैं, छोटा सा रूम लेते हैं, प्रिपरेशन करना होता है आपको, तो आप करते क्या हैं, अगर रूम लेंगे तो उसमें तह बना के रखते हैं कि आपकी यहाँ टॉवल रहेगी, यहाँ आपका अंडरवियर रहेगा, यहाँ आपका जो है रूम रहेगा, या खाना बनाना है तो एक कोने पे आप बना लेंगे। अब अगर उठा के सब उसी रूम में सब टांग दीजिए तो आपका रूम बड़ा कंजस्टेड लगेगा। तो ऐसे ही इसको सिस्टेमेटिक कैसे करें, क्योंकि देखो मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ऐसे सिस्टेमेटिक कैसे जो है इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करें, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो आओ देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करते हैं, इतनी बड़ी चीज़ को सिंपली कैसे करते हैं। केमिस्ट्री में जो है आपको पीरियोडिक टेबल को 2 हिस्से में पढ़ना होगा। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, तो सेकंड पीरियड एलिमेंट को याद करना होगा, और सेकंड पीरियड के जो नीचे वाले एलिमेंट होंगे, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, 7 पीरियड, इसको हम बोलेंगे बियॉन्ड सेकंड पीरियड्स। तो हम केमिस्ट्री को 2 हिस्से में पढ़ा देते हैं, पूरा आपको याद रहेगा। तो एक चीज़ तो सबसे पहले सेकंड पीरियड के एलिमेंट बता रहे हैं और उनके नीचे वालों को हम बोलेंगे बियॉन्ड सेकंड पीरियड्स, याद रखिएगा। तो आओ देखते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स पढ़ते हैं और सेकंड पीरियड में कौन कौन होते हैं। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में आपके पास होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आपका होता है नियॉन्स। ये होते हैं, नियॉन होता है। और इन्हीं को जो है सिंपली फॉर्म में पढ़ा जाए तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट को हम सेकंड पीरियड बोलेंगे, इसके नीचे थर्ड हैं, फोर्थ हैं, फिफ्थ हैं, सिक्स्थ हैं, 7 हैं, उनको हम बियॉन्ड कहेंगे। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। तो इतना चीज़ मैंने जो दिखाया था उसको सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। इनके एटॉमिक नंबर लिख लीजिए। एटॉमिक नंबर है, सबसे सिंपल चीज़ होती है जो इतना सब मैंने आपको बताया है, इसी चीज़ को हम सिंपलीफाई करेंगे। जैसे कोई भी एलिमेंट होगा तो उसका न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ सेल होंगे, उसके चारों तरफ सेल होंगे। तो आपको तो क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस के अंदर जो होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होते हैं, और ये जो सेल होता है हम लोग सिंपली बोल देते हैं कि इनफाइनाइट नंबर होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में होता है। ये तो मैंने जो है क्लियर नहीं था तो हम बोल रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? ऑर्बिटल में। कैसे रिप्रेजेंट करें? तो देखो इसका नाम सेकंड पीरियड क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो हम इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, पहला सेल और ये दूसरा सेल, यानी 2 ही सेल यूज होंगे। तो फर्स्ट सेल को हम इनर सेल कह देंगे और यही जो है दूसरे सेल को इस टाइम आउटर सेल कहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन हम भरना स्टार्ट करते हैं तो जहां इलेक्ट्रॉन भर के ख़त्म हो जाता है उस सेल को हमेशा हम आउटर सेल या बैलेंस सेल कहते हैं। तो सेकंड पीरियड क्यों कहा गया इसका नाम? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनका आउटर सेल जो है सेकंड वाला रहेगा और सेकंड सेल में ही इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, थर्ड यूज ही नहीं होगा। तो जहां इलेक्ट्रॉन भर के ख़त्म होता है उस सेल का नाम हो जाता है पीरियड। तो यहाँ इसका मतलब है कि हम सिर्फ 2 ही सेल यूज करेंगे तो बाकी सेल को हम हटा देते हैं। जब 2 ही सेल यूज करेंगे तो क्या मतलब, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे अब सिर्फ 2 सेल यूज होगा आपका, यानी न्यूक्लियस के बाद पहला सेल और ये दूसरा सेल स्टार्ट होगा। देख लो, चाहे आपके सामने प्रूफ है, ये आपका पहला नंबर होगा और ये दूसरा होगा। चेक करते हैं। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो उसका एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो
तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर इसका है 3, इसका मतलब इसे हम प्रोटॉन कहेंगे और इसी प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कहीं भी आप घर बनाएंगे, कहीं फ्लैट बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो सबसे पहले आप ग्राउंड बनाते हैं और उस जो घर का एक न्यूक्लियस होगा और आप ग्राउंड सेल बनाएंगे या पहला घर बनाए ग्राउंड बनाएंगे, फिर आपका फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे, फिर सेकंड फ्लोर बनाएंगे। ऐसे यहाँ पे होता है। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाएगा पहले सेल में, ये रूल है। पहला सेल हमने लिख लिया तो पहला सेल हो गया। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, क्योंकि आपके पास सब सेल तो 4 हैं, S है, P है, D है, F है, तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो हो जाता है वो S सब सेल में जाता है। तो हमने लिख लिया 1s। अभी बताया कि s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो आपने यहाँ 2 भर लिया। तो आपका पहला सेल तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि पहले सेल में सिर्फ जो है s सब सेल होता है। अब आप सेकंड में आएंगे, ये दूसरे सेल में आएंगे, तो आप यहाँ दूसरा नंबर लिखेंगे 2। और दूसरे सेल में कौन कौन होते हैं, आपका s भी होता है और p भी होता है, S भी होता है और P भी होता है। लेकिन ये रूल है इलेक्ट्रॉन भरने की कि सबसे पहले आप कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा S में। आपने 3 इलेक्ट्रॉन में 2 भर दिया तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा और P में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 होगा। यानी लिथियम में P ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसका मतलब वैकेंट होता है, खाली होता है। अब आप इसमें आते हैं, यानी आप इधर जा रहे हैं। पीरियड का मतलब होता है पीरियाडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो आप दूसरे में आएंगे तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 करेंगे, सेम सीक्वेंस यही रहेगा। उसके बाद सेकंड सेल में आएंगे तो सेकंड सेल में 2 होते हैं, 2s और 2p। आपके पास इलेक्ट्रॉन 4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देंगे, इसमें 0 कर देंगे। अगला जब स्टार्ट करेंगे तो देखिए आपसे क्लियर हो गया, लिथियम और बेरिलियम के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं, सेकंड सेल के s ऑर्बिटल में। सेकंड सेल ये है, ये नंबर जो लिखे होते हैं ये सेल का नंबर है, सेकंड सेल का नंबर है। तो सेकंड सेल के s ऑर्बिटल में गया या s सब सेल कह सकते हैं, तो S सब सेल में है। ये कहा जाता है जब आखिरी इलेक्ट्रॉन्स या बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सेल में जाता है उसी सेल को हम पीरियड कहते हैं या फिर उसी को हम ब्लॉक बोल देते हैं। तो आप कह देते हैं कि लिथियम और बेरिलियम S ब्लॉक का है। एकदम क्लियर है, क्योंकि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, S सब सेल में गया है, इसलिए S ब्लॉक कहा जाता है। अब देखो इसका ब्लॉक चेंज हो जाएगा, भर के देखिए। आप कहेंगे 1s2, ये कहेंगे 2s2। देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो भर गया, अब 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2p1 में। P को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो P के पास 3 ऑर्बिटल होता है और तीनों ऑर्बिटल के नाम होते हैं एक्स वाई जेड। अगर कहा जाए एक्स वाई जेड ये P ऑर्बिटल के ऑर्बिटल है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसमें आप लगा दीजिए PP लगा देंगे तो ये अच्छा लगेगा। ये PX PY PZ कहेंगे तो ये क्लियर हो गया कि ये P के ऑर्बिटल्स हैं। जैसे कोई नाम रखता है तो आप नाम रखते हैं, तो जैसे मान लो किसी का नाम रखना है तो लिख लिया अब्दुल कलाम, तो हो सकता है उसका नाम अब्दुल हो और कलाम का नाम उसके फादर का हो, तो आजकल लोग अपने फादर का नाम लगा लेते हैं। तो ऐसे ही अगर एक्स वाई जेड कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके साथ PP लगा देंगे तो ये क्लियर हो गया कि ये ऑर्बिटल किसके हैं, P के हैं। कैसे होते हैं, एक्सिस होता है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है। ये x y z एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ऑर्बिटल कैसे रखा रहेगा, ये ऑर्बिटल एक रखा होगा x एक्सिस में, दूसरा रखा होगा y एक्सिस में और तीसरा रखा होगा z एक्सिस में, और एक दूसरे के 90 डिग्री पे सब होते हैं, यानी तीनों ऑर्बिटल 90 डिग्री पे होते हैं और ये P के होते हैं। इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट किया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ सिंगल आ गया। अब दूसरा भरेंगे तो ये जाएगा 1s2, ये 2s2। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन है तो 4 तो भर गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा P में, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अगर आप नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2, ये होगा 2s2 और ये होगा 2p3, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया। तो देखो इलेक्ट्रॉन जब हम बोरान से स्टार्ट करते हैं तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जाता है,
तो जब P में जाता है तो सेकंड पीरियड के देखो 2 नंबर लिखे हैं, लेकिन जाता P में है इसलिए इसको हम P ब्लॉक कहते हैं। तो देखिए आप खुद देख सकते हैं बोरान P ब्लॉक का है, कार्बन P ब्लॉक का है और आपका नाइट्रोजन भी P ब्लॉक का है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में गया है तो P ब्लॉक भी कहते हैं। अगला करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, तो कहेंगे 1s2 2s2 ये 2p4 हो जाएगा। आपने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भर दिया, यहाँ तक सिंगल सिंगल भर गया। अब जब चौथा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसकी पेयरिंग हो जाती है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे आप बाउ रूल्स और हुंड रूल कि आप पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरिए, कम एनर्जी से भरिए, फिर आप उसकी बाद में पेयरिंग करा दीजिए। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का रूल है, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप बाउ और हुंड्स के रूल हैं। अगला की बात करते हैं आप, तो आप कहेंगे 1s2 2s2 और ये 2p5 कह देंगे। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है बोरान से सब P में जा रहा है, तो अगला इलेक्ट्रॉन बात करेंगे तो यहाँ पे आ गया। अगर आप इनकी बात करते हैं नियान की, तो आपको 1s2 2s2 और 2p6 हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आ गया। यानी आपका देख लीजिए ये क्लियर हो गया कि हम जब स्टार्ट करते हैं सेकंड पीरियड, इसका सेकंड पीरियड नाम क्यों रखा गया, क्योंकि सेकंड सेल ही यूज हुआ है। अगर आप भरना स्टार्ट करेंगे तो ये सेकंड सेल ही यूज हुआ है, थर्ड यूज ही नहीं हुआ है। जो सेल यूज होता है उसी सेल को हम बोल देते हैं पीरियड्स। अगर यहाँ पे अब 2 ही सेल यूज हुए हैं तो इस टाइम इस सेल का नाम होता है इनर सेल और इस सेल का नाम होता है आउटर सेल। आउटर सेल ये रहा, इनर सेल और आउटर सेल कहते हैं। यहाँ से हमें एक चीज़ मिलती है, यहीं से केमिस्ट्री बनती है। केमिस्ट्री क्या बनती है, एक वर्ड होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बहुत यूज है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब कहेंगे या वैलेंस सब कब कहेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और जो आउटर वाला सेल होगा उसी का नाम होता है वैलेंस सेल्स। तो आउटर सेल का एक और नाम होता है जिसका नाम होता है वैलेंस सेल। अगर इसके जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लो तो उसका नाम होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब के सब वैलेंस सेल वाले हैं, ये वाले 2 नंबर के हैं, 2 नंबर के ये दोनों, 2 नंबर के ये दोनों, तो इसे बोलेंगे ये वैलेंस सेल के हैं, ये वैलेंस सेल में है। इनके इलेक्ट्रॉन आप जोड़ लेते हैं तो उसे बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक हेडिंग होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, कहेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। तो आउटर सेल में कौन कौन होंगे, S के इलेक्ट्रॉन प्लस P के इलेक्ट्रॉन, जोड़ लीजिए टोटल नंबर ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आउटर सेल तो सेकंड वाला है तो इनके इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में, इन सब में, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लुईस ने बताया था, लुईस डॉट सिंबल, इलेक्ट्रॉन को हम डॉट फॉर्म में रखेंगे। तो आप देखते हैं इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐड कर लीजिए, तो 1 + 0 = 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम के पास होता है 1, तो इसको डॉट के फॉर्म में करेंगे। इनको ऐड करेंगे 2 + 0, तो इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 2, तो 2 डॉट बताएंगे 2 + 0। अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरान की बात करेंगे तो 2 + 1, यानी बोरान की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी 3। अगर कार्बन की बात करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 + 2 = 4, तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन में आएंगे तो 2 + 3 = 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होता है 5। अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की तो 4 + 2 यानी 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। अगर हम बात करेंगे फ्लोरीन की तो 5 + 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है फ्लोरीन का 7। अगर हम बात करेंगे नियान के तो 6 + 2 यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 8, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया।
सबसे सिंपल बात हो गई। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आप एनसीईआरटी खोल के देख लीजिए, जहां लिखा हुआ है लुईस सिंबल, उसके नीचे एक लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो आप लोग सब लोग देख लीजिए, एनसीईआरटी खोलिए फट से। तो देखो एक लाइन लिखा हुआ है लुईस सिंबल के नीचे, इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ओनली आउटर सेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशंस, दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है? क्योंकि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन्हीं से मॉलिक्यूल बनता है। एनसीईआरटी की लाइन है कि इन द फॉर्मेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनसीईआरटी की लाइन है, इन द फॉर्मेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, लाइन लिखा होगा, ओनली आउटर सेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशंस, ओनली आउटर सेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये बात सही है, एकदम बात सही है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर आपको दिखाते हैं मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। अगर आपको पता हो गया कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं तो बहुत क्लियर हो गया कि आपको ये बेसिक चीज़ हो गई, यानी यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही पूरी आपकी केमिस्ट्री बनी है। देख लीजिए, अगर आप कहा जाए कि लिथियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो उसके नीचे कौन कौन रखे हैं? सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम, इनका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1 ही। आप आ जाइए बेरिलियम में, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो इसके नीचे आइए ग्रुप में, तो उसके नीचे आपके हैं मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरियम है, स्ट्रांसियम है, रेडियम है, इनका भी 2। कितना सिंपल है कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन जान लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आप आ जाइए पी ब्लॉक में, क्योंकि पी ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता है। तो बोरान में आइए, तो बोरान में आप आएंगे तो बोरान का 3, तो उसके नीचे आपका एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, इनका भी 3। आपको जब हम आपको पढ़ाएंगे, ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन या वैलेंसी में चेंज करेंगे, तो वहाँ कुछ दिक्कतें हैं। इसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अभी आप बेसिक पढ़ रहे हो बच्चों, अभी आप पहली बार आए हो कोचिंग के लिए। आप जहाँ भी कोचिंग किए वहाँ एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई गई। मैं आपको पूरा प्रूफ देता हूँ, 2016 से लेके नीट की एग्ज़ाम अभी तक 2023 में, 16 से लेके 19 तक तो 18 तक तो 2-3 सवाल मॉडिफाइड होते थे जो एनसीईआरटी मैच नहीं करते थे, लेकिन 2019 से लेके 2023 तक कोई भी सवाल एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है, क्योंकि ये एनटीए का गाइडलाइंस है। इस बार हुआ 3 क्वेश्चंस आए थे केमिकल बॉन्डिंग, तो तीनों एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा इसके बाद, उसमें 2 सवाल हैं, दोनों एनसीईआरटी की लाइन लिखा हुआ है। जितना आपका ऑर्गेनिक सवाल आया था पूरी एनसीईआरटी में लिखा है, बस थोड़े से पैटर्न चेंज हो गए कि वही सवाल को उन्होंने थ्योरी के लैंग्वेज में यानी इंग्लिश के लैंग्वेज में लिखा था, बस इसलिए आप थोड़ा घबरा गए, यानी पूरा एनसीईआरटी था। तो आओ देखते हैं मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। यानी ये बात हो गया कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनाएंगे। तो आओ देखते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। इसको मैं मिटा देता हूँ, अगर आपने नोट कर लिया है, अगर नोट नहीं किया है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी फोटो खींच लो। तो आते हैं मॉलिक्यूल पे। सबसे अच्छी बात क्या है आपको कि देखिए, आप क्लास पढ़ भी रहे हैं, अगर आप कभी एब्सेंट हो जाते हैं तो आपके ये क्लास की यही क्लास आपको डायरेक्ट मिल जाएगी आपको। तो आते हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। सिंपल बात है, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ने बना लिया अमोनिया, ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन से बना है वाटर, कार्बन है, मान लो कार्बन से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी है तो सिंपल में हम मीथेन ले लेते हैं। कोई भी किसी को ले लिया, मान लो ये बोरान है, अब बोरान से आपका बन गया BF3 या BCl3। इस बार आया था ये, पिछली बार भी आया था ये, 2022 में सवाल आया था, 23 में भी आया था। आपसे पूछा गया था कि बताइए इनमें से कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस तरह के सिंपल सवाल आते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल हैं, सब मॉलिक्यूल हैं। ये उन्होंने कंबाइन किया होगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर किया। और देखते हैं नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आपके पास 5, तो आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 5 लिख लिया। इनके पास 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास होता है इलेक्ट्रॉन 1, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है।
ये अभी आगे आपको बताएंगे। लुईस ने कहा था कि अगर शेयरिंग करके, म्यूचुअल शेयरिंग करके जो है आप शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं तो उस बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो अमोनिया कोवेलेंट बॉन्ड में आती है। और एक वर्ड लुईस ने और यूज करेंगे, लुईस ऑक्टेट रूल, या लुईस इनकम्प्लीट ऑक्टेट्स, या फिर लुईस सुपर ऑक्टेट्स। तो अभी ये चीज़ें हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। अभी तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो देखिए, ये इससे शेयरिंग किया, ये इससे किया, इससे ये कंबाइन किया, ये बन गया मॉलिक्यूल्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो वैलेंस क्या बनाया मॉलिक्यूल, तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके, यानी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करके जो है आपके मॉलिक्यूल्स बन गए। आप वाटर लेना चाहते हैं, देख लीजिए, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 हाइड्रोजन हैं। ये देखिए, ये आउटर सेल के तो इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन ही तो हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा उसमें एलिमेंट आपस में जुड़े हैं, कंबाइन किए हैं, शेयरिंग किए हैं, तो मॉलिक्यूल बनता है। सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल एलिमेंट या आइटम मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। जैसे हम सिंपल में यहाँ बता दें, जैसे मानो हमने लिख दिया हाइड्रोजन्स, तो यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव लगा दिया। सिंगल में हम खाली H लिख दें या H2 लिख दें, तो देखो इसको हम लोग आयन कहते हैं, इसको हम लोग एलिमेंट कह दें या आइटम कह दें, लेकिन ये H2 है तो ये मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल कम से कम उसमें 2 एलिमेंट होना जरूरी है। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 होना चाहिए। तो देखो ये आपका ये मॉलिक्यूल हो गया। मीथेन बनाते हैं, पूरी कार्बन इसी से डिपेंड है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग चाहो तो बोल सकते हो कार्बनिक केमिस्ट्री, क्योंकि कार्बन सी चीज़ जो बनी होती है उसे कार्बनिक केमिस्ट्री कह सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए हम लोग उसको ऑर्गेनिक वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब ही कार्बन है। ये रहा, तो कार्बन है, तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास 4 होता है, और आप किसके पास 4 हाइड्रोजन है, तो ये सिंगल सिंगल जो है इलेक्ट्रॉन होंगे हाइड्रोजन के पास, और सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो मॉलिक्यूल बनाता है। देखिए मॉलिक्यूल बन गया, CH4 बन गया। तो ये जो लाइन लिखी थी एनसीईआरटी के आपके सामने है, इनमें आता है किसी को, बोरान ले लेते हैं, तो बोरान के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, और फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी देख रहे हैं 7 होता है। चाहे फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे सेंटर की, सेंटर मतलब इसकी बात करेंगे, ये तो ये आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मॉलिक्यूल बन गया। तो ऐसे ही आप चाहे इनऑर्गेनिक पढ़ें या ऑर्गेनिक पढ़ें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी लॉजिक है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंसी कब कहेंगे, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कब हम चेंज कर सकते हैं, ग्रुप वैलेंसी, कॉमन वैलेंसी या वैलेंसी में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इससे एक सवाल आया था नीट 2018 में, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे हैं जो आपके ये एलिमेंट्स होंगे, ये वाले आपके बियॉन्ड, ये सॉरी सेकंड पीरियड वाले हैं, और ये सेकंड पीरियड हो या बियॉन्ड सेकंड पीरियड हो, इसके नीचे वाले हों, उन्हीं का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बनाता है। तो आपको क्लियर हो गया कि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। अब आते हैं, आगे चलते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंसी कह सकते हैं, कहेंगे तो कब कहेंगे, और इसको देखते हैं। तो एक तरफ लिख लेते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स, और इधर हम कह लेते हैं, एनसीईआरटी में देखोगे तो अगला लाइन लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं, एनसीईआरटी बोलती है कॉमन वैलेंस, एनसीईआरटी इसे बोलेगी ग्रुप वैलेंस, या इसी को हम वैलेंसी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास ये लिथियम है, लिथियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, लिथियम के पास बेरिलियम, फिर उसके बाद बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये फ्लोरीन। इसको आप सिंपल में डॉट कहो तो ये ऐसा कह सकते हो, और डॉट नहीं कहना चाहते हैं तो 1 2 3 कह लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद नियान है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है। एक यहाँ चीज़ पूछी जा सकती है, आपसे पूछा जाए, देखो ये पी ब्लॉक वाले हैं, तो एक सवाल होता है कि पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक के आउटर सेल या ORR बैलेंस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैक्सिमम मोड यूज कर दिया कि पी ब्लॉक वाले के आउटर सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या सेकंड पीरियड के पी ब्लॉक एलिमेंट में आउटर सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। मैक्सिमम मोड यूज किया हूँ, यानी S प्लस P के सब इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होगा। मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम यही है, मिनिमम यही है। आउटर सेल में मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बोरान में 3, कार्बन में 4, और नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7, नियान में 8। ये आउटर सेल में मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स और आउटर सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के वर्ड चेंज हैं। और देखते हैं, ये लुईस ने कहा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन टिपिकल लैंग्वेज लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ, ये लाइन लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ डॉट अराउंड द सिंबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी डॉट डॉट हैं, इन्हीं को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे एनसीईआरटी में बोलती है, दिस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्प टू कैलकुलेट द कॉमन ORR ग्रुप बैलेंस। एनसीईआरटी बोल रही है कि इसी बैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम कॉमन या ग्रुप बैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्प कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। कह रहे द ग्रुप ऑफ बैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन जनरली आइदर इक्वल नंबर ऑफ डॉट इन लुईस सिंबल ORR 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। एनसीईआरटी में इस चीज़ को क्लियर नहीं किया, डायरेक्ट बोल दिया। अब आपको इसमें सिंपली वर्ड यूज करते हैं, हम बता देते हैं। लुईस ने कहा कि अगर लिथियम से लेके कार्बन तक जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही कॉमन बैलेंस, ग्रुप बैलेंस या बैलेंसी कहलाएगी। तो देखो, लिथियम के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, तो इनकी कॉमन बैलेंस ही होगी 1। बेरिलियम के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसे बोलेंगे 2। बोरान में 3 है, तो इसे कहेंगे 3। कार्बन में है 4, तो कहेंगे 4। यानी 1 से लेके 4 तक जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही कॉमन बैलेंस या ग्रुप बैलेंस या बैलेंसी कहलाएगी। बहुत सिंपल में है। अब इन्हों को आपको यहाँ से थोड़ा सा है प्रॉब्लम, तो मैं यहाँ एक लाइन लिखता हूँ, इफ़ n इज ग्रेटर देन 4, n क्या है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ बता दीजिए कि n जो है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, तब यहाँ पे 8 माइनस n करेंगे। एनसीईआरटी ने आइदर वर्ड करके यूज करके छोड़ दिया, लेकिन क्लियर नहीं किया कि कहाँ पे बराबर होगा और कहाँ पे आप 8 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अगर होगी तो इसके लिए अगर आप कॉमन बैलेंस या ग्रुप बैलेंस या बैलेंसी निकालते हैं, कॉमन बैलेंस इजकल टू कहेंगे 8 माइनस n, ये आपको फार्मूला यूज करना होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन में कितना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, तो यहाँ के लिए जो है आप रखेंगे n की वैल्यू आप 5, तो 8 माइनस 5 इजकल टू कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे नाइट्रोजन की वैल्यू जो है ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन n इजकल टू है आपके पास 5, तो यहाँ रख दीजिए, तो 8 माइनस 5 इजकल टू 3। अगर आप ऑक्सीजन में देखेंगे तो n की जो वैल्यू है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो यहाँ 6 करेंगे तो 8 माइनस 6 इजकल टू 2, तो ये हो जाएगा 2। अगर आप F में आएंगे तो n की वैल्यू होती है 7, तो 8 माइनस 7 इजकल टू 1। अगर यहाँ पे रखेंगे तो n की वैल्यू है 8, तो 8 माइनस 8 इजकल टू 0। ये क्लियर हो गया। यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन की जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही बैलेंसी या कॉमन बैलेंस कराएगी, लेकिन नाइट्रोजन और नियान तक जाएंगे तो इसमें यूज करेंगे। इसका मतलब 1 2 3 4, फिर उसके बाद 3 2 1 0 होगी, यानी 1 से लेके 4 तक बढ़ती है, फिर 4 के बाद आपका कम होती जाएगी, 3 2 1 0 हो जाएगी।
तो ये हो गया आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये हो गई कॉमन बैलेंस, ग्रुप बैलेंस या बैलेंसी। इस पे सवाल आया था नीट 2018 में, से नोट कर लीजिए। फिर मैं क्वेश्चंस कराता हूँ कि नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये जेईई मेंस में भी इससे सवाल आया था, नोट कर लीजिए। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। बगल में आपको क्वेश्चंस में लिख देता हूँ, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस नीट में आया था, 2018 में आया था। कैसे आया था? लैंग्वेज में लिखा था कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ एन एलिमेंट एक्स, ये लिखा था। मैग्नीशियम लैंग्वेज में लिखा था, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ एन एलिमेंट एक्स। डायरेक्ट लिख लो, इसे Mg लिख लो, रिएक्ट विथ एन एलिमेंट एक्स लिखा था। फॉर्म आयनिक कंपाउंड, जब रिएक्ट करेगी तो आयनिक कंपाउंड बनाएगी। एक्स हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस (1s2, 2s2, 2p3) आयनिक कंपाउंड बनाएगा और X का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है। कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये फार्मूला पूछा था, ऑप्शन में था। Mg2x3 दूसरा ऑप्शन था, Mg3x2 तीसरा ऑप्शन था, Mg3x चौथा ऑप्शन था, Mgx2, ये आपके फार्मूले थे। और देखते हैं, अगर ये नोट कर लिया हो उसको क्वेश्चन कराते हैं। तो वहाँ पे लैंग्वेज लिखा था मैग्नीशियम्स और मैंने Mg लिख दिया है। तो ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा। तो आपने क्या किया? सबसे पहले पहचानने के लिए आपने Mg लिख लिया। हमने अभी आपको हिंट दिया था, इधर X लिख लिया। तो देखो, आप सेकंड पीरियड के एलिमेंट को याद कर लो, सब कुछ पता हो जाएगा। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट में मैग्नीशियम के ऊपर कौन रखा है? बेरिलियम। तो बेरिलियम का कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2। तो बेरिलियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो मैग्नीशियम का कितना? 2। तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया। तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका हो गया 2। और देखो, अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया है सेकंड पीरियड का, तो ये भी लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए। देखो, x बराबर है 1s2, 2s2, 2p3। इसका मतलब ये नाइट्रोजन है, लेकिन इसको x मान लिया है। और नाइट्रोजन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होता है? 5। तो इसका भी 3 + 2 5। तो इसका भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5। हमको सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन नोट कर लेना है। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमको चेंज करना होगा, किस में? ग्रुप बैलेंस में या बैलेंसी में। तो अभी मैंने बताया कि मैग्नीशियम हो, बेरिलियम हो, यानी लिथियम और के बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही उनकी कॉमन बैलेंस या बैलेंसी होगी। तो मैग्नीशियम की जो अगर आप देखेंगे तो इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसकी बैलेंसी भी 2 होगी। ये आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी का 4 से ज़्यादा है तो 8 माइनस करनी पड़ेगी। तो इसकी कॉमन बैलेंस या ग्रुप बैलेंस अगर आप निकालेंगे तो ये n की वैल्यू है 5, तो कहेंगे 8 - 5 = 3, तो ये 3 हो जाएगा। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फार्मूला बन जाएगा।
3 वाला इसको दे दो, 2 वाला इसको दे दो, तो फार्मूला जो आयनिक कंपाउंड का जो बनेगा उसका फार्मूला क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका Mg3 यहाँ होगा, 2 यहाँ जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा। तो Mg3x2 इसका मतलब आपका ये सेकंड वाला है। तो बहुत सिंपल है, यही सवाल जेई मेंस में आया था, उसको भी करा देता हूँ, इसको नोट कर लो। अब आते हैं जेई मेंस पे। बेटा एकदम बेसिक सीखो। कहा जाता है कि अगर आप घर बनाएं तो बुनियाद बहुत मजबूत होना चाहिए, तो ये भी एक तरह का घर है। आप नीट यूजी या जेई के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो बुनियाद मजबूत कर लो, घर अपने आप मजबूत हो जाएगी, यानी सिलेक्ट हो जाएंगे आप। तो अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, एनसीईआरटी में जो है ये पॉइंट जो है थ्योरेटिकली लिखा हुआ था, इसको न्यूमेरिकली फॉर्म में पूछा गया था, मैंने न्यूमेरिकली फॉर्म में करा दिया। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, जो जेई मेंस के क्वेश्चन थे वो लैंग्वेज में क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ और यहाँ पे आपको सॉल्व कर देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है जेई मेंस में। क्वेश्चंस क्या कर रहा है मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चंस है एन आइटम ऑफ एन एलिमेंट ए, कह रहा कोई आइटम है, एलिमेंट ए हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी इसके जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन ए में है 3 है। एंड दैट ऑफ बी, ये बोल रहा है बी हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। फिर कह रहा है द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड बिटवीन दीज टू, तो इधर मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ये ऑप्शन है आपके पास, लैंग्वेज मैंने लिखाया नहीं है, मैंने पढ़ दिया है, फार्मूला दे दिया है, एनसीईआरटी का है A3B6। दूसरा आपके पास जो है वो कह रहा है A2B3। तीसरा आपके पास जो है वो है A3B2 और चौथा ऑप्शन में जो है आपके पास है A2B। लैंग्वेज फिर पढ़ देता हूँ, कह रहा है एन एलिमेंट A हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड दैट ऑफ B हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो बोल रहा है फार्मूला बिटवीन A एंड B, के बीच में फार्मूला क्या बनेगा। और चेंज करते हैं, ये आपके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो बैलेंसी भी 3 रहेगी, तो A के पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, तो बैलेंसी भी वही रहेगी। यहाँ पे बैलेंसी चेंज हो जाएगी, क्योंकि 4 तक तो वही है लेकिन ये 4 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 - 6 = 2, तो ये हो जाएगा 2। आप क्रॉस कर दीजिए, ये फार्मूला हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा A2B3, ये आपके पास फार्मूले हो जाएगा A2B3। बहुत सिंपल है। आप सोचिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो कंपाउंड बनाते हैं, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो आपके ये इस तरह के सवाल आते हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को बैलेंसी में कब चेंज करेंगे ये आपको याद करना होगा। अब आती है बातें, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। अब बेसिक से जो है, अभी मैंने केमिकल बॉन्डिंग आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले मैंने बेसिक बताया। अब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपका ये लुईस स्ट्रक्चर से ही आता है, लेकिन मैंने आपको बेसिक पढ़ा के यहाँ आया हूँ। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से आयनिक बॉन्ड के बारे में, यानी आपका जो है बॉन्ड है। अब स्टार्ट करता हूँ आयनिक बॉन्ड से, यानी इसका मतलब है कि मेरा यहाँ एक ट्रिक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, और आपको ये क्लियर हो गया कि जितने क्वेश्चंस आएंगे नीट में एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बॉन्ड्स के बारे में पढ़ाने के लिए। तो मेरा एक ट्रिक है, इसी ट्रिक से आपको इस्तेमाल कराएंगे। आपसे कोई पूछे, इस बार भी नीट में था, कि आपके पास हाउ मेनी टाइप ऑफ बॉन्ड्स, यानी कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं, तो इसके लिए आपको एक लाइन लिखनी होगी। इसका नाम है, ये हमारा ट्रिक है, इंडियन क्रिकेट मैन, इंडियन क्रिकेट मैन हैं 2 हाथ वाले, 2
हाथ वाले, यानी हम लोग कितने हाथ वाले हैं? 2 हाथ वाले। तो इस ट्रिक से आपकी बात क्लियर हो जाएगी। ये जो आगे के वर्ड लिखे हैं आई, फिर ये सी, फिर ये एम, ये एच, ये डी, इसका कोई सेंस नहीं है, और ये बी। इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन से बॉन्ड पढ़ने हैं आपको। तो इस बॉन्ड के बारे में आपको बताता हूँ। तो इसको जो है तो आई से हो जाएगा आपका आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। सी से आपका हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। एम से आपका हो जाएगा मेटलिक बॉन्ड्स। एच से आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डी से आपका हो जाएगा डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल बॉन्ड कहिए या डाइपोल डाइपोल आप अट्रैक्शंस कह सकते हैं। और सबसे है लास्ट में वंडर वाल फोर्स। यह वंडर वाल फोर्स भी एक तरह का बॉन्ड है। तो ये आपके बॉन्ड पढ़ने होंगे। अगर आपसे कोई कहे कि इनके आप इंक्रीजिंग आर्डर बताइए स्टेबिलिटी के फॉर्म में, तो आप कह सकते हैं आर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ बॉन्ड स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ बॉन्ड स्टेबिलिटी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए नथिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए कोवैलेंट बॉन्ड। बताएंगे कब बताएंगे इसको? अभी आगे जब कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाएंगे तो बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे गए चंदा दिए, तो 2 लोग तुम लोग हो, तो तुम गए अपना नाम बुलाने कि मान लो कहीं चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, आपने दिया 1000 रुपया चंदा। तो माइक में चिल्ला कह रहा कि फला साहब ने या हासिर साहब ने 1000 रुपया चंदा दिया, और ये कैफ गया वहाँ पे 1000 रुपया गुल्लक में डालाया। तो दोनों का सेंस एक ही है, अलग अलग है? एक ही है, दोनों का एक ही है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताता है कि देखो ये हमारा लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन गया है तो रिप्रेजेंट करता है। जब हम उसकी तीर को हटाते हैं तो वो कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ये नथिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ये कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, कोवैलेंट बॉन्ड होती है। थोड़ी देर के लिए हम दिखाएंगे कि डायरेक्शन देता है, लेकिन हमें डायरेक्शन ख़त्म करना होता है। जब हमें पाई और सिग्मा बॉन्ड निकालना होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन अपने आप खत्म हो जाएगी। तो वो तो कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। सिग्मा पाई बॉन्ड कहाँ पढ़ते हो? कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर। तो उसको डायरेक्शन वर्ड भी नहीं है, थोड़े देर के रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मान लो कोई आपको बताया, मान लो हमने लिख दिया H2SO4, या इस बार का सवाल आया था, कई सारे सवाल आया था, मैं पढ़ाऊँगा आपको H2H2O4, H2H2O7, H2H2O ऐसे करके पढ़ाएंगे आपको। फास्फोरस में पढ़ाएंगे इस बार, हमारा सब ट्रिक है। तो मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो यहाँ पे सिग्मा पाई या कितने OH है या SS लिंकेज है कि नहीं, ये सब मेरा ट्रिक भी है। तो उसमें जब आप सिग्मा और पाई निकालेंगे तो जहाँ तीर लगा होगा उसको हटाना पड़ेगा आपको, तभी तो बनेगा। तो यहाँ मेरे पास ट्रिक है कि अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड यानी एक सिग्मा एक पाई बनेगी। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ये नथिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ये कोवैलेंट बॉन्ड। इसलिए सीक्वेंस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ही नहीं। लेकिन अब आप कहीं भी पढ़े होंगे वहाँ टीचर क्लियर ही नहीं किया तो आप परेशान रहते हैं। तो ये हो गया, आपको बताना है इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ बॉन्ड स्टेबिलिटी। तो आप बहुत सिंपल हो गया कि सबसे आगे इंडियन है तो इसका मतलब आयनिक बॉन्ड होगा। उसके बाद कौन सा होगा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। उसके बाद कौन सा आएगा? आपका मेटलिक होगा, यानी इंडियन क्रिकेट मैन है 2 हाथ वाले, उसी हिसाब से आप इसको कर दीजिए। तो ये आपका आर्डर हो गया। तो नोट कर लीजिए। तो 2022 में नीट में सवाल आया था और इस बार भी आया था। कई सारे बॉन्ड लिख दिया नीट, कई सारे एक बार बॉन्ड लिख दिया नीट में। तो जो है अब आगे चलते हैं। आपको जो है आपको ट्रिक मिल गया, इंडियन क्रिकेट मैन है 2 हाथ वाले। तो इसमें सबसे पहले अब आपको पढ़ना होगा आयनिक बॉन्ड्स, यानी इंडियन मीन्स आयनिक बॉन्ड। तो आते हैं आयनिक बॉन्ड पे। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड।
इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। सिंपल तो पहले चीज़ ये है ना कि हम पहले पीरियोडिक टेबल में पहचान लें कि मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है, ये जान जाए। तो अगर जो है पीरियोडिक टेबल में अगर आप आते हैं तो अगर आप देखते हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए की बात करते हैं तो आपके पास यहाँ फर्स्ट ए में हाइड्रोजन है, उसके बाद यहाँ पे लिथियम है, फिर आपके पास सोडियम है, पोटेशियम है, रेडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम और रेडियम। बहुत सिंपल है कि आयनिक बॉन्ड पहचानने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। अभी मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, फिर एनसीईआरटी पे आता हूँ। कैसे पहचानेंगे कि आयनिक बॉन्ड है? तो आपको एक मेटल हो, यानी मेटल प्लस नॉन मेटल हो, तो इससे जो बनेगा वो आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड होगा, उसके अंदर आयनिक कंपाउंड बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। मेटल और नॉन मेटल, अभी मैं आपको एनसीईआरटी नहीं बता रहा हूँ, अभी सिंपल आपको पहचान बता रहा हूँ कैसे पहचानेंगे। तो ये चीज़ हो गई। एनसीईआरटी में अगर आप जाएंगे तो एनसीईआरटी एक वर्ड बोलती है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स। तो अगर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड कहते हैं तो वो एनसीईआरटी में मिलेगी फर्स्ट ए, यानी कहेगी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव फर्स्ट ए एल्कली मेटल्स, ऐसे भी कह सकते हो। अभी मैं आपको बात आता हूँ कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कब कहेंगे और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल कब कहेंगे। पहले आप मेटल पहचान लीजिए। तो देखो ये सिंपल है, सोडियम से लेके यहाँ तक अगर आप आते हैं तो ये प्योर मेटल है, और मैग्नीशियम से यहाँ पे आएंगे तो ये भी प्योर मेटल है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये मेटल होते हैं, ये मेटल है। ये तो आपको सिंपल क्लियर हो गया कि ये गैस है, तो इसका मतलब ये नॉन मेटल होगा। ये दोनों थोड़ा गड़बड़ है, ये गड़बड़ है और ये भी गड़बड़ है। ये जो है लिथियम जो है कुछ नॉन मेटल के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो मेटल होता है, और कभी कभी ये नॉन मेटल की तरह भी होता है। हम इसको मेटल मानते हैं लेकिन ये नॉन मेटल की तरह भी काम करता है। तो यानी इसका मतलब ये जो है इसमें कुछ दिक्कत है, लेकिन ये तो प्रॉब्लम में है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे बता देता हूँ, एक वर्ड होता है एम्फोटेरिक्स, एम्फोटेरिक एलिमेंट। एम्फोटेरिक मतलब क्या? उसमें मेटल भी करेक्टर होगा और उसमें नॉन मेटल का भी करेक्टर होगा। एम्फोटेरिक यूज करते हैं, जिसमें कभी कभी आप ये भी कह सकते हैं एम्फोटेरिक में कि इनमें जो है एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी भी होती है, यानी दोनों होती है, या अपनी भाषा में आप मेटल और नॉन मेटल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। चाहे तो आप इसे कह सकते हैं कि इसमें बेसिक प्रॉपर्टी होती है और एसिडिक भी होती है, ये भी अपने कह सकते हैं कि एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी रखता है, एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए एम्फोटेरिक होती है। कौन हो सकते हैं? तो यहाँ पे आपके लिए ट्रिक है, बेजान पब्लिक सुन लेगी अली, बेजान पब्लिक सुन लेगी अली। तो देखो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। बे मीन्स बेरिलियम, तो ये बेरिलियम हो गया। जान, जान मीन्स जिंक। पब्लिक, पब्लिक माने पीबी। सुन का मतलब होता है एसएन, इसका कोई सेंस नहीं है। अली मीन्स एल्युमिनियम। तो इस पे सवाल आया था नीट 2018 में भी और नीट 2019 में भी सवाल आया था। तो ये आपके एलिमेंट हैं,
ये मेटल के ये लोग ऑक्साइड बना सकते हैं और हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे इन्हीं लोगों ऑक्साइड के फॉर्म में होंगे, ऑक्साइड के फॉर्म में, तो आप क्या कहेंगे? बेरिलियम ऑक्साइड। क्या कहेंगे? ZnO। क्या कहेंगे? PbO, SnO और Al2O3। तो अगर ये लोग ऑक्साइड के फॉर्म में हैं तब भी इनमें दोनों कैरेक्टर होगी, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, इसलिए इन्हें एम्फोटेरिक कहते हैं। ये हाइड्रो ऑक्साइड के फॉर्म में भी होते हैं। तो सवाल इस पे आया था और नीचे बता रहा हूँ इस पे आया था, हाइड्रो ऑक्साइड के फॉर्म में। तो ये बेरिलियम के हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएंगे, ये जिंक के हाइड्रो ऑक्साइड्स, लेड के हाइड्रो ऑक्साइड, टिन के हाइड्रो ऑक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड्स। ये तो ये दो फॉर्म में आया था। 2019 नीट में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फोटेरिक हाइड्रो ऑक्साइड्स। उसमें ऑप्शन था, नीट जो है आपके क्वेश्चंस आए थे 19 में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन था बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, बेरियम हाइड्रोक्साइड्स। तो आपके सामने यानी आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है एम्फोटेरिक होता है। अभी मैं आगे आपको डिवाइड कर दूंगा। 2020 में आया था, एम्फोटेरिक कब कहोगे, एसिडिक कब कहोगे, बेसिक कब कहोगे और न्यूट्रल कब कहोगे। इस पे आया था मैचिंग में, और यही सवाल जेई मेंस में भी आ गया था। तो मैं आगे बताऊंगा कि जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स है ये वाले प्योर, ये नीचे ना इनका अगर ये ऑक्साइड के फॉर्म में हो या ये हाइड्रो ऑक्साइड के फॉर्म में तो बेसिक होता है। तो देखो ये कैसा होगा, बेसिक, ये कैसा होगा, बेसिक, ये कैसा होगा, बेसिक, और ये आप तो ट्रिक में दिया है। 2000 नीट 18 में आया था, तब ये आया था बेरिलियम ऑक्साइड्स। कैसा सवाल आया था, कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक ऑक्साइड्स। इसको नोट कर लीजिए, बताता हूं मैं। बहुत सिंपल सवाल आते हैं, लेकिन हमसे गलती हो जाती है क्योंकि हम जो है बहुत बेसिक चीज़ को उसको पढ़े नहीं होते हैं, याद नहीं किए होते हैं। तो देखो कितना क्लियर हो रहा है, आप मेटल पहचान रहे हैं। ये तो चला गया नॉन मेटल में, ये आपका जो है कुछ लोगों के साथ जो है मेटल की तरह काम करेगा और कुछ लोगों के साथ नॉन मेटल की तरह का, और ये तो क्लियर है कि इसमें जाएगा। अब आते हैं कि नीट 18 में कैसे आया था, तो इसको मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको जो है ये 19 में आया था। नीट का क्वेश्चन था, दो 2018 में, विच ऑफ द फॉलोइंग्स which of the following acidic property ऑप्शन था बेरिलियम ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड्स। अब देखो इन लोग के सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम या मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ये लोग हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में हों या ये लोग मेटल ऑक्साइड यानी ऑक्साइड के फॉर्म में, तो बेसिक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक हमारा रूल होता है
कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। एम्फोटेरिक वाले आपके सामने लिखे हैं, जिसे आप मेटलॉइड्स कहते हैं। और भी मेटलॉइड्स होते हैं, जब पी ब्लॉक पढ़ाएंगे तो बताएंगे। और कुछ न्यूट्रल होते हैं, जैसे NO, N2O और CO, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। तो ये मैचिंग में आया था 20 में, और जेईई मेंस में भी आया था। तो अभी मैं आपको पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी हम मेटल की पढ़ा रहे थे, तो मेटल में कुछ बातें आगे हमने बता दिया। अब सवाल है यहाँ पे देखो, ये क्या है? मेटल और ऑक्सीजन है, यानी बॉन्ड तो आयनिक है, लेकिन ये मेटल ऑक्साइड है। इसको पानी में डालेंगे तो कैसा नेचर हो जाएगा? बेसिक। पानी में डाल के देखी जाती है, तो ये मेटल ऑक्साइड है तो कैसा होगा? बेसिक। ये भी मेटल ऑक्साइड है, बॉन्ड तो आयनिक है लेकिन बेसिक होगा। ये मेटल ऑक्साइड है, बॉन्ड तो आयनिक है, लेकिन पानी में डालेंगे तो कैसा देगा? बेसिक। समझते हो? जिसका pH 7 से ज़्यादा हो जाए, जिसका pH 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिक होता है, जिसका pH 7 से कम होता है वो एसिडिक होता है, जिसका pH 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। तो इसको पानी डालेंगे तो इसका pH कितना मिलेगा? 7 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा, तो क्या मिल जाएगा? बेसिक। ये तो दोनों कैरेक्टर रखता है, नहीं समझा रहे हैं? इसमें क्या होगा? एसिड भी और बेसिक भी। तो अब ये बताइए, ये बेसिक चलेंगे तो एसिडिक में कौन सा आइसोटोप टिक करेंगे? यही तो देखो कितना बढ़िया सवाल था। अब तुम प्योर एसिड थोड़ा पाओगे, यानी एम्फोटेरिक में है तो एसिडिक कैरेक्टर तो रखे हुए हैं, ये लोग तो बिल्कुल एसिडिक नहीं रखे हैं। नहीं समझ पाया? इसके अंदर 50% एसिडिक कैरेक्टर है, तो आंसर तो यही होगा। तो ये नीट का सवाल था। दोनों कैरेक्टर्स एग्जिबिट करता है कि दोनों लिखा है, ये देखिए, मेटल है, नॉन मेटल है, बेसिक होगा और एसिडिक होगा। मतलब वो कभी उसका कुछ सर्कमस्टेंस वो बेसिक रहेगा, कुछ में एसिडिक रहेगा। ये तो प्योर बेस रहेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इनमें रहेगा, दोनों कैरेक्टर होगा। अब कह दो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल नहीं हो सकता। वो डिपेंड करता है कि आप जो इस टाइम प्रैक्टिकली टेस्ट कर रहे हैं वो किसके लिए। दोनों नेचर उसके अंदर है, एसिडिक भी है, बेसिक भी है, तो यहाँ इनके हिसाब से ये एसिडिक शो कर रहा है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं, अभी आपको मैंने आयनिक बॉन्ड स्टार्ट ही नहीं किया, मेटल पहचान करा दिया। तो ये कहाँ चला गया आपका? एम्फोटेरिक में। एम्फोटेरिक में अभी इनके बारे में बताते हैं। अभी मैं आपको पी ब्लॉक में नॉन मेटल बता दें। क्लियर हो गया? अभी इसको मैं या देखो राउंड किया हूँ तो बताता हूँ इसको। तो मैं आगे इसको मिटाता हूँ और इसमें आप चलते हैं आपके बारे में बताने के लिए कि इसमें जो है नॉन मेटल, तो मेटल आपने पहचान लिया। तो देखो ये नीचे वाले प्योर मेटल हो गए, ये प्योर मेटल में कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये नॉन मेटल है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। इनमें कन्फ्यूजन थी तो ट्रिक में आ गई, यही खाली बचा है। अभी क्लियर करता हूँ उनको भी। तो आते हैं आगे। अब चलते हैं पी ब्लॉक। अगर आप कहीं कोचिंग करते हैं तो वहाँ टीचर बोल देता है पी ब्लॉक वाले जनरली नॉन मेटल होते हैं, ये वर्ड आपने सुना होगा। लेकिन हमें अगर नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है तो हम किसको किसको नॉन मेटल में रखें, ये क्लियर कर लेते हैं। बॉन्ड क्लियर हो गया, क्योंकि आयनिक बॉन्ड की पहचान क्या है? मेटल हो और नॉन मेटल हो। मेटल तो हमने पहचान लिया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार डी ब्लॉक वाले भी तो मेटल हैं, एफ ब्लॉक वाले भी तो मेटल हैं, और ये पी ब्लॉक के नीचे वाले भी मेटल हैं। नहीं, आपका जो भी सवाल आएगा वो एनसीईआरटी से आता है, और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस बनता है वो आपके एस ब्लॉक और नॉन मेटल पी ब्लॉक के ऊपर वाले कंबाइन करके बने होते हैं। कहीं भी आपका डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के मेटल को लेके आयनिक बॉन्ड का एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, उसमें दूसरे टाइप का सवाल बनता है। इसलिए एनसीईआरटी ने हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड यूज किया है, अभी मैं भी यूज करूँगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको मेटल पहचान करा रहा हूँ। आते हैं पी ब्लॉक में। इधर पी ब्लॉक है और पी ब्लॉक में नॉन मेटल कौन कौन? नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में आप चलते हैं तो बोरान हो गया, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, उसके बाद आपके पास हीलियम है, नियान है, ठीक है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनान है, ये सब है। तो
तो अगर आप इनको पहचान लेते हैं कि ये नॉन मेटल्स हैं तो बहुत सिंपल हो गया। क्या सिंपल हो गया? यहाँ से लीजिए मेटल और यहाँ से लीजिए नॉन मेटल और इनको आप बॉन्ड बना दीजिए, जोड़ दीजिए तो आयनिक बॉन्ड्स। ये मैं अपनी भाषा में पढ़ा रहे हैं। अगर आपसे पूछें कि मेटल का क्या कैरेक्टर होता है और नॉन मेटल क्या कहेंगे, जैसे कोई पूछ ले मेटल कैसे कहेंगे मेटल है, तो आप क्या कहेंगे कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज करता है। मेटल को अगर हम काटेंगे तोड़ेंगे तो चमक पैदा होगी। मेटल के हम लोग जो है तार बना लेते हैं, सीट बना लेते हैं, यानी मेबुलुल होती है, डक्टाइल्स होती है, यानी तार और सीट। जैसे मान लो आप कोई ले जाइए लोहा, सोडियम ले जाए किसी को तो उसका आप तार बना लीजिए, सीट बना लीजिए, तो मेटल कैरेक्टर हो गया। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, चमक पैदा होगी काटेंगे तो, सीट्स बनेगी, तार बनेगा। नॉन मेटल का होगा ये कैरेक्टर नहीं पाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, इसमें चमक पैदा नहीं होगी, ना इसका सीट बना पाएंगे ना इसका आप तार बनाएंगे। क्लियर हो गया? तो मेटल और नॉन मेटल की आपकी पहचान हो गई। अब चीज़ें कुछ एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ लें, फिर एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सिंपल हो गया, 2020 का सवाल था, आप लोगों से पूछा, अभी दिखाएंगे। ये है मैग्नीशियम और ये है हाइड्रोजन्स। अगर इन्हें कंबाइन करते हैं तो मैग्नीशियम के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और इसका एक क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा? MgH2। क्लियर? तो मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, ये मेटल है। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। तो इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक। एकदम सिंपल हो गया, आयनिक बॉन्ड होगी। ये आयनिक बॉन्ड चल रहा है एग्जाम्पल में आपका। किसी को ले लीजिए, ये है कैल्शियम और ये आपका हाइड्रोजन है। कैल्शियम के पास बैलेंस, अरे बेरिलियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इन सबका 2 इलेक्ट्रॉन होता है बैलेंस। सो लिथियम का पढ़ा चुका हूँ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो ये नीचे वालों का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप फार्मूला बना लेते हैं, अभी फार्मूला बना के दिखाया हूँ। तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसका 1 क्रॉस करेंगे तो क्या बनाएगा? MgH2। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगी? CH2। ये तो हम बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख देते हैं, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, हाइड्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 क्रॉस करेंगे तो 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ जाएगा, तो बन जाएगा MgH2। ये फार्मूला बन जाएगा। अगर आप कैल्शियम की कराएंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कैल्शियम के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, हाइड्रोजन के पास 1 क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा? CaH2। आगे इसे हाइड्रोलिथ पढ़ाएंगे, बोलेंगे हाइड्रोलिथ भी कहते हैं इसको। तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है। तो भी जो आपको फार्मूला मैंने कराया था वो आपके सामने प्रूफ दिया है, यही तो पढ़ा के आया हूँ। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंसी में चेंज करो, फार्मूला बनाओ, तो ये आपके साथ क्लियर हो गया। अगर आगे आप चलते हैं, किसी को ले लीजिए, जैसे मान लो ये सोडियम है, मेटल है, और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो इनसे बन जाएगा NaCl। तो NaCl में कौन सा बॉन्ड? नमक के अंदर कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता है। किसी को भी ले लीजिए आप, इनमें से उठा लीजिए, ये आपके पास बेरियम है, ये आपके पास क्लोरीन है, तो क्या बन जाएगा? BaCl2। इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसके पास 8 - 7 = 1, तो क्रॉस करेंगे तो ये बन जाएगा। अब बैलेंस करना तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ? हो गया। ये रहा कैल्शियम है, ये है कार्बन है, क्रॉस करेंगे तो बन जाएगा CaC2। कैल्शियम कार्बाइड नाम सुना होगा, आम पकाने में काम आता है। आम ले लीजिए, कैल्शियम कार्बाइड पत्थर लग दीजिए, हो जाएगा। उसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। मेटल है, नॉन मेटल है। क्लियर होगा? नहीं होगा? तो आपको याद ही नहीं करना है। अगर आप रटेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम होगी। अब देखो क्या करो, इनको उठाओ, एक एक करके सबके साथ जोड़ते रहो। देखो बहुत सारा फार्मूला आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, काफ़ी बन जाएगा। क्या जरूरत है रटने के लिए? रटबे ना करिए, मेटल लीजिए और नॉन मेटल कर लीजिए। क्लियर हो गया? तो इनसे आपके फार्मूले बन जाएंगे। अभी मैं दिखाता हूँ कि आपका इस साल का सवाल 2023 नीट का और 22 के मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहले एक बार लिथियम के बारे में बोल देते हैं, लिथियम रह गया था। तो लिथियम में आते हैं। लिथियम में अगर आप आएंगे तो लिथियम में सिंपली कुछ नहीं करना होगा, लिथियम और बेरिलियम एक साथ लेते हैं कि लिथियम और बेरिलियम की रिएक्शन फोन से करा दो। बहुत इंपॉर्टेंट है फोन।
फ़ोन का मतलब अलग अलग। एक बार लिथियम F के साथ, एक बार लिथियम O के साथ, एक बार लिथियम N के साथ, एक बार बेरिलियम F के साथ, एक बार बेरिलियम O के साथ, एक बार बेरिलियम N के साथ। ये सबके साथ जो है आयनिक बॉन्ड होगा, यानी आयनिक मॉलिक्यूल बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। ये आपका क्लियर हो गया, आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो ये आयनिक बनाएंगे। चेक कर लेते हैं। तो देखो अब ये क्लियर हो गया कि लिथियम और बेरिलियम FON यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोन के साथ ही आयनिक बनाएगी। अगर इनकी तुमने इनके साथ करा दिया और जो बाकी से बना दिया तो उसमें आयनिक बॉन्ड नहीं रहेगा। कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको जब हम आपको S और P ब्लॉक पढ़ाएंगे तो ये बातें आपको याद आएगी कि आज आप यहाँ बताए थे। चेक कर लेते हैं। अगर आपका लिथियम है, इनसे आप F के साथ होगा तो LiF। आपका ये लिथियम है O के साथ, देखो इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो बैलेंसी 1, इसके पास बैलेंसी भी क्रॉस करेंगे तो ये बन जाएगा। इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 बैलेंसी, इससे क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 आएगा। 6 मतलब 8 - 6 = 2, तो क्या बन जाएगा? Li2O। ये अगर आप लेते हैं लिथियम और लिथियम को लेते हैं N के साथ, लिथियम के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो बैलेंसी भी 1 और नाइट्रोन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 तो 8 - 5 = 3 तो हो जाएगा 3, तो बैलेंसी 3। तो आप क्रॉस करेंगे तो 3 यहाँ आएगा, 1 यहाँ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका फार्मूला? Li3N। तो ये आयनिक है, सबके सब आयनिक हैं। आते हैं आप बेरिलियम में। बेरिलियम को लेंगे आप, अब आएंगे F के साथ। तो देखो बेरिलियम के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो बैलेंसी 2, तो इसका कितना हो जाएगा? 8 - 7 = 1, तो क्या बन जाएगा? BeF2। तो ये बन जाएगा BeF2। इसमें आएंगे तो बेरिलियम है, बेरिलियम अगर आप ऑक्सीजन के पास तो इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसके पास 8 - 6 यानी 2, तो फार्मूला बनेगा Be2O2। लेकिन सही में लिखेंगे तो BeO कहते हैं। ये रूल है मैथमेटिक में कि इवन नंबर अगर लिखा हो तो 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा ये सही में? BeO। अगला आते हैं, अगर आप बेरिलियम लेते हैं और आप नाइट्रोन लेते हैं तो इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो बैलेंसी 2, इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 8 - 5 = 3, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? B2N3। B3N2 सॉरी, नहीं BE3N2। हाँ, ये 3 इधर आएगा, 2 इधर जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो 8 - 5 = 3, इसके पास 2 तो 3 यहाँ आएगा, 2 यहाँ जाएगा, तो BE3N2। ये सब के सब आयनिक बॉन्ड हैं, आयनिक बॉन्ड हैं। ये तो हो गया बच्चों, ये जो हो गया मेरा अपना तरीका। अब आपको जो है नेक्स्ट टर्म में NCERT की लाइन को पढ़ाएंगे और इसे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि देखो वही चीज़ है, तब आपको एकदम क्लियर होगा। तो आपको सिर्फ NCERT पढ़ना है और NCERT को निमोनिक्स ट्रिक से भी याद करना है। पहले आपको NCERT बताएंगे, क्लियर करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर निमोनिक्स से आपको उसको याद कराएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक और नेक्स्ट क्लास आपको इसके आगे मिलेगा।